बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ लोग ये इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर से कर रहे हैं कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में फ़ौजें पहुँचाई जा रही हैं, जैसे अमेरिका अपनी फ़ौजों को वहाँ लेकर जा रहा है और दुनिया पर दबाव डाल रहा है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, तो मुमकिन है कि ख़ित्ते की दीगर फ़ौजों को साथ लेकर अगर नेटो साथ नहीं भी आता तो अमेरिका ईरान के कुछ इलाकों पर और जजीरों पर कब्ज़ा करने की कोशिश करे। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर ईरान के पास वाकई में भी ड्रोन्स और मिसाइल बाकी बचे हैं, जो उनका दावा है कि उनके पास महीनों के लिए बाकी बचे हुए हैं, यानी ईरान का दावा तो ये है कि हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, अभी हम लंबा लड़ सकते हैं। अगर तो उनका दावा ठीक है और उनके पास ड्रोन्स और हथियार उसी मिकदार में हैं जैसे वो कहते हैं या उनके जर्नलिस्ट कहते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा खून खराबा हो जाएगा अमेरिका का और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो खुद अपने फ़ौजियों को ईरानियों के सामने लाकर खड़ा कर देंगे, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया और अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इसराइली बहुत बुरी तरह तंग आ गए। इसराइल के अंदर से अब वीडियोज़ आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं कि हम तो पसंदीदा लोग हैं, हम तो चुने हुए लोग हैं, फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हम बंकरों में रह रहे हैं कि कई हफ्तों से तंग आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि लोग ज़हनी मरीज़ बनते चले जाएंगे और अब वो बन रहे हैं। अब सायरन नहीं भी बज रहा होता तो लोगों को सायरन की आवाज़ आ रही होती है। धमाके नहीं भी हो रहे होते तो लोग डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। और हर थोड़ी देर के बाद ईरान की एक नई लहर आती है, यानी एक महीने का टाइम नहीं गुजरा और लगभग 82-83 लहरें जो हैं वो ईरान की 90 के करीब शायद हैं। ईरान की जो मिसाइलों की लहरें हैं वो इतनी ज़्यादा पहुंच गई हैं इसराइल में, यानी एक एक दिन में 3-3, 4-4 मरतबा मिसाइलों की लहरें भी आती रही हैं इसराइल के अंदर और वो किसी भी शहर पर आके बरस जाते हैं। डेमोना में जो ईरान ने अटैक किया उसने इसराइल को हिला कर रख दिया है। अराद में और डेमोना में उन्होंने ईरान कि इस हमले ने इसराइल को और अमेरिका को बहुत परेशान किया और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ईरान की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है और अगर वो इस तरह के हमले करेगा तो फिर उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसराइल के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। नेतन्याहू ने तो अपने आप को बर्बाद कर दिया, उसके पास तो अब पीछे हटने का रास्ता ही कोई नहीं है, वो तो खुदकुशी कर चुका है और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी रास्ते महदूद होते चले जा रहे हैं। एक और डेवलपमेंट हुई है रीजन में जिसको इसराइल की जानिब से ये खबर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बंदर अब्बास में एक फ़िज़ाई हमला किया जिसके नतीजे में अहम ईरानी कमांडर अली रज़ा को शहीद कर दिया। ये अली रज़ा कमांडर वो है जिसके ज़िम्मे था कि आबना हुर्मुज़ को बंद रखना, ये इसराइल ने दावा किया। अब इससे क्या आबना हुर्मुज़ खुल जाएगा? तो ईरान एक मुल्क है, वो एक कौम है, उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं। वो एक फ़ौजी शहीद हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। जिस मुल्क को आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत से फ़र्क नहीं पड़ा, उसे कमांडर की शहादत से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। वो आबना हुर्मुज़ को बंद रखेंगे। अब उसको खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल अगर अमेरिका करने जाता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल और कठिन काम होगा। लेकिन अगर वो किसी तरह मुज़ाकरात से ये मामला हल कर लेता है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को कोई फेस सेविंग मिल जाए। नाज़रीन, अरब ममालिक के लिए भी ना अब सिचुएशन मुश्किल होती जा रही है। रोज़ाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यूएई का जो नुकसान हुआ वो शायद सबसे ज़्यादा है क्योंकि उनकी सारी रियल स्टेट मार्केट है, उनकी टूरिज़्म की एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी ऑयल की एक मार्केट है, गैस की मार्केट है, दीगर बहुत सारा पैसा यूएई के अंदर आता है, वो चीज़ें निकल रही हैं वहाँ से, तो यूएई का बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। अब इसमें उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया यूएई ने। खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ जंग बंदी मुस्तरद कर दी और वो ईरान के खिलाफ ज़मीनी हमले में शामिल होगा। ये रॉयटर्स ने और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है। वो मुतालबा करते हैं कि तेहरान के मुकम्मल ख़तराती नेटवर्क को पहले ख़त्म किया जाए, जिनसे हमें ख़तरा है वो सारा नेटवर्क तेहरान के अंदर ख़त्म किया जाए, ये यूएई ने कहा। और जो एक सफ़ीर है यूसुफ अल अतीबा, उन्होंने तस्दीक की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की कोशिशों में शामिल होगा। वो आलमी तेल के लिए एक अहम गुज़रगाह है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुत्तहिदा अरब अमारात की जो 1.4 ट्रिलियन डॉलर की यानी 1400 अरब डॉलर की सरमायाकारी का जो मामला है वो भी हम जारी रखेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को टिकाने लगाए बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं है, लिहाजा जंग बंदी मुस्तरद कर दी है। अमेरिका और इसराइल से मुतालबा किया कि ईरान को मुकम्मल टिकाने लगाया जाए, इनका काम तमाम किया जाए ताकि खित्ते में अमन हो। अब ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा ये खबर मौजूद है और ईरान के मामले में यूएई का अपना एक मौक़िफ़ है और यूएई के ऊपर अटैक भी बहुत किया है ईरान ने। यानी अगर इसराइल के बाद किसी मुल्क को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है तो गालिबन ऐसा दिखाई देता है कि वो यूएई है, दुबई है, काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ पे।
और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मुल्क छोड़कर गए हैं। बड़ी तादाद में अभी भी वहाँ एयरपोर्टों से लोग निकलना चाहते हैं। नाज़रीन, रूस को बहुत फ़ायदा हो गया इस सारी लड़ाई में। यानी रशिया ने जो इजाफी पैसा बनाया है वो रशिया सोच भी नहीं सकता था। इस 1 महीने की लड़ाई में रूस ने गैस और तेल की मद में जो इजाफी पैसा बनाया वो लगभग 10 से 12 अरब डॉलर है। और अगर ये लड़ाई तूल पकड़ती है या ये सिचुएशन प्रलॉन्ग करती है तो इसमें रशिया मज़ीद इतने पैसे या इससे ज़्यादा पैसे बना सकता है। तो ये एक बड़ी कमाई है जो कोई भी मुल्क कर सकता है। तो रशिया को बहुत फ़ायदा हो गया इस लड़ाई में। अमेरिका को, इसराइल को नुकसान हुआ, ईरान को बहुत नुकसान हुआ, मिडल ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन रशिया को फ़ायदा हुआ। चाइना का तेल नहीं रुका, चाइना को तेल की सप्लाई ईरान ने जारी रखी, उसकी वजह से चाइना को उतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नुकसान उन ममालिक को हुआ है जो ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ है, या ईरान को ज़ाती तौर पर नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने कम से कम एक बात साबित की है कि ये मिथ उन्होंने तोड़ दी कि अमेरिका और इसराइल के ऊपर वापस अटैक नहीं किया जा सकता। वो वापस का जो अटैक है ना ईरान का, वो उसको तारीख में बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन इस मरले पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और ईरान के अंदर भी ये सोच मुख्तलिफ लोगों में मौजूद है, कि अगर बेहतर मुज़ाकरात हो जाएं और एक अच्छी डील हो जाए जंगबंदी की, तो वो कर लेनी चाहिए। और अपने सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ किए बगैर अगर कोई डील होती है तो वो ईरान को सूट कर सकती है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान वापस आते हैं। वहाँ से 2 खबरें हैं। एक तो मुराद सईद साहब की जो सेनेट की नशिस्त है उसको फ़ारिग कर दिया गया। 9 मई का केस है जनाब, ATC अदालत है, उन्होंने कहा जी फ़ारिग करें। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई भी कर दिया। तो मुराद सईद साहब को सिर्फ इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं और कोई बात नहीं है। इसहाक डार जो है वो क्रिमिनल थे, वो भी एक दौर में, और पाकिस्तान से भागे हुए थे, इश्तिहारी थे, लेकिन सेनेटर के तौर पे बरकरार रहे। फिर उनको लाके पाकिस्तान में वज़ीर ख़ज़ाना भी बनाया गया। हालांकि ये कहा जाता था कि उन्होंने तबाही फेरी है, लेकिन वापस लाके बनाया गया। तो एस्टेब्लिशमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई करप्शन करता है या कोई लूट मार करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। वरना हम अपने स्विस बैंकों से पैसा वापस मंगवा लेते, उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें अपने ज़ाती मफाद का मसला है कि हमारे रास्ते में कोई ना आए, जो हमसे इख्तलाफ करेगा उसको हम तबाह बर्बाद कर देंगे, और यही हम होता हुआ देख रहे हैं। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये पाकिस्तान से कुछ सहाफ़ियों ने दी है, और इसकी कन्फर्मेशन आप भी कर सकते हैं कि जो गल्फ़ स्ट्रीम का जहाज़ है जो पंजाब गवर्नमेंट ने लिया था, बड़ा ही मुतनाज़ जहाज़ है, कभी ये इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, तो इसको ट्रैक करते रहते हैं सहाफ़ी और लोग। तो अब जनाब ये खबर आई है कि इसकी पब्लिक ट्रैकिंग बंद करवा दी गई है। अब कोई शहरी ये नहीं जान सकेगा कि जहाज़ कब कहाँ गया और कितना अरसा और कहाँ रहा। अब अंदाज़ा करें कि कौन से खुफिया दौरे इस जहाज़ ने करने हैं, या कौन से खुफिया टूर इस जहाज़ ने लगाने हैं, जिनको छुपाने के लिए इसकी पब्लिक ट्रैकिंग बंद कर दी गई है। आप अंदाज़ा करें, दुनिया भर में शफाफियत होती है हुकूमतों में। सियासतदान अपने आप को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए बिल्कुल शफाफ रहते हैं। मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, ये टाइम मैंने यहाँ गुजारा, क्योंकि पब्लिक मनी है ना, पब्लिक का टाइम है। अब अवाम के पैसों से खरीदा हुआ 11 अरब का अय्याशी वाला जहाज़, वो अय्याशी के लिए कहाँ जाएगा, इसके बारे में आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी पब्लिक ट्रैकिंग बंद करवा दी है मुबैना तौर पे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।